आज हम पॉलिटिकल थ्योरी के नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जी, जिसका नाम है राइट्स। अब आप अगर राइट्स को देखें यहाँ पर, तो ये जो आइडिया ऑफ राइट्स था, ये इवॉल्व हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर हम पहले कहते हैं कि भाई सोसाइटी जो थी वो गवर्नड थी बाय किंग्स, कस्टम्स, डिवाइन कमांडेंट्स होते थे। गॉड promised us ऑल दिस, जैसे ज्यूज कहते हैं गॉड promised us इजराइल 3000 ईयर्स अगो। ट्रम्प कहता है कि गॉड promised यूएस ग्रीनलैंड 4000 ईयर्स अगो। तो ऐसे करके, तो उस समय क्या है कि कोई क्लियर कट कॉन्सेप्ट्स नहीं होते थे किसी भी ह्यूमन के फ्रीडम को लेकर, या किसी भी तरीके की कोई प्रोटेक्शन को लेकर। राइट्स जो हैं वो इवॉल्व हुए ग्रेजुअली मॉरल और रिलीजियस आइडियाज के थ्रू, क्योंकि ये मॉरल और रिलीजियस आइडियाज ने ड्यूटीज टुवर्ड्स अदर्स की बात करी, ड्यूटी टुवर्ड्स द कम्युनिटी की बात करी। बट इवेंचुअली जब हम इनलाइटनमेंट देखते हैं, तब हम कहते हैं कि लॉक, रूसो, इन लोगों ने ये बात बोली कि इंडिविजुअल्स जो हैं, दे आर ऑल बॉर्न विद नेचुरल राइट्स, जिसमें इन्होंने राइट टू लाइफ की बात करी, राइट टू लिबर्टी की बात करी। तो यहां से डिबेट स्टार्ट हुआ नेचुरल राइट्स का। तो नेचुरल राइट्स वो राइट्स थे जो बेसिकली मॉरल ट्रुथ्स थे, जो एग्जिस्ट करते थे इवन बिफोर गवर्नमेंट के आने से। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटीज जो हैं वो इवॉल्व हुई, राइट्स जो थे वो केवल और केवल अब सिर्फ मॉरल ट्रुथ नहीं रह गए, सिर्फ मॉरल क्लेम्स नहीं रह गए, बल्कि जो डिबेट स्टार्ट हुआ था मॉरल ट्रुथ और क्लेम से, वो इवॉल्व होकर फाइनली बना लीगल प्रोटेक्शंस पे। और इन लीगल प्रोटेक्शंस में फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बने। इन लीगल प्रोटेक्शन में वो कॉन्स्टिट्यूशंस के साथ साथ जो है इन्फोर्स्ड बाय स्टेट हुए। और यहीं पर फिर हम कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इवॉल्व हुआ एक और आइडिया जिसको हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स, जो कि आया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 से। फिर यहाँ पर सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की चर्चा की गई। फिर जैसे जैसे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स आए, इनको हमने कहा फर्स्ट जनरेशन राइट्स, क्योंकि सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के बाद आए फिर इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स। फिर ये इकोनॉमिक्स एंड सोशल राइट्स को हमने सेकंड जनरेशन राइट्स बोला। फिर आए हमारे इन्वायरमेंटल राइट्स, ग्रुप्स को लेके राइट्स, जो आइडेंटिटी बेस्ड ग्रुप्स होते हैं, LGBTQAI+BCDA, जो भी वो कहते हैं, वो सारे टाइप के हुए थर्ड जनरेशन राइट्स। तो ये फर्स्ट जनरेशन टू थर्ड जनरेशन राइट्स इवेंचुअली इस तरीके से फिर इवॉल्व हुए। तो ये कहना तो गलत नहीं होगा कि जो हमने बात करी वो ये है कि बस जो कंसेप्चुअल एवोल्यूशन ऑफ राइट्स जो है, वो एक बड़ा इंड्यूरिंग थ्रेड है, जो चलता आया बेसिकली पॉलिटिकल थ्योरी से, इवॉल्व किया वो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के साथ। लेकिन इसका मॉडर्न टाइम में हमने जैसे बोला कि फिलोसॉफिकल लेवल पर जो फाउंडेशन है, वो बेसिकली तीन लोगों ने रखा, जिसमें हॉब्स, लॉक और रूसो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर बेसिकली बात हुई इस तरीके से राइट्स को लेकर। फिर ये जो आइडिया ऑफ राइट्स था, ये बेसिकली एक अंडर को किया इसने ज्यूरिडिफिकेशन का प्रोसेस।
यानी कि जब अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, तो ज्यूरिडिफिकेशन का मतलब होता है कि ये राइट्स इंश्राइन किए गए लीगल चार्टर्स में। सो मॉरल राइट्स वर ज्यूरिडिफाइड। फिर हमने कहा कि ह्यूमन राइट्स आए। तो यहां पर फिर आते हैं वो थ्री जनरेशन ऑफ राइट्स जो हमने अभी बात करी। थ्री जनरेशन ऑफ राइट्स जो है वो कैरल वसाक ने दिए थे। तो कैरल वसाक ने ये बोला था कि ये जो थ्री जनरेशन ऑफ राइट्स हैं, ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क है राइट्स डिस्कोर्स को बढ़ाने का, राइट्स के डिस्कोर्स को बढ़ाने का। इन राइट्स के डिस्कोर्स को बढ़ाने से नेचुरल जस्टिस मिलती है, ह्यूमन डिग्निटी मिलती है, और मोरालिटी अपहोल्ड होती है। तो इस नजरिए से हमने राइट्स को अभी तक यहाँ पर समझने की पूरी कोशिश करी जो हमने यहाँ पर बोला। तो ये तरीके से हमें राइट्स को पहली बात तो ऑब्जर्व करना है। इसके बाद हम कहते हैं कि जब ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आया, जो कि 1948 में आया था, इसको बेसिकली सिर्फ वेस्टर्न लीडर्स ने नहीं डिजाइन किया, वेस्टर्न के साथ साथ इंडियन लीडर्स ने भी डिजाइन किया। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है ये एक नेगोशिएटेड प्लूरलिस्ट कंसेंसस शो करता है। क्यों? क्योंकि इसमें डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज भी पार्ट थी। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर लेबनान का एक व्यक्ति जिसका नाम चार्ल्स मलिक था, उसने रोल प्ले किया यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को बनाने में। चाइना का पेन चोंगचांग ये भी इन्वॉल्व था। इंडिया से हंसा मेहता इन्वॉल्व थे। तो ये जो राइट्स यहाँ पर बने, ये एक मॉरल आर्किटेक्चर बना ऑफ यूनिवर्सलिज्म, जिसको शेप किया इवेंचुअली एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर ने। तो इस नजरिए से ये जो है यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी बने। ठीक है जी। तो ये चीज हमें यहाँ पर समझने की आवश्यकता है, पहली बात। दूसरी बात, मार्क्स कहता है कि भाई प्रॉब्लम क्या है कि आप जब राइट्स के बारे में फोकस करते हो तो आप इंडिविजुअल के ऊपर ज्यादा फोकस करते हो कि इसी व्यक्ति के ये राइट्स है। तो इससे आप क्या है कि सोशल इनिक्वालिटी इग्नोर कर देते हो, सोशल इनिक्वालिटी को इग्नोर कर देते हो। तो वो कहता है कि भाई रियल फ्रीडम जो है वो आती है एंडिंग एक्सप्लॉइटेशन से, सिर्फ लोगों को लीगल राइट देने से नहीं आती। ये इसका मानना था। ठीक है जी। दूसरा, यहाँ पर अगर हम बात करें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो हमारे एंशंट पॉलिटिकल ट्रेडिशन में हम पढ़ चुके हैं कि ऑलरेडी धर्म के बारे में चर्चा थी, जिसने एक म्यूचुअल ऑब्लिगेशन शो किया था। म्यूचुअल ऑब्लिगेशन होना चाहिए किस तरीके से कि भाई आपको सोशल हार्मनी पे फोकस करना है, आपको जो है रिस्पेक्टफुल बिहेवियर पे फोकस करना है। अब आप धर्मा को सॉरी, धर्मा को उस समय के राइट्स तो नहीं कह सकते, पर ये जरूर कह सकते हैं कि धर्मा का जो आइडिया था वो राइट्स के फ्रेमवर्क को एटलीस्ट उजागर करने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आते हैं जो ह्यूमन राइट्स है। ह्यूमन राइट्स जो है वो कोई बड़े बड़े आइडियाज नहीं है जो बुक्स में लिखे हों, या वो कोई गवर्नमेंट्स की तरफ से दिए हुए कोई डिक्लेरेशंस नहीं है। ह्यूमन राइट्स जो हैं वो बेसिकली रियल एक्शंस हैं, रिलेशनशिप्स हैं, जिनको हम सोशल प्रैक्टिस में डे टू डे लेवल पर ऑब्जर्व करते हैं। ये अफेक्ट करते हैं कि लोग रहेंगे कैसे, लोगों को पुलिस कैसे ट्रीट करेगी, लोगों को हेल्थ केयर कैसे मिलेगा, एजुकेशन कैसे मिलेगी, लोग फ्रीली बात कैसे करेंगे, लोग अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कैसे करेंगे। आवाज आ रही होगी रिलीजन प्रैक्टिस करने का, आउटसाइड दी होम नॉट इनसाइड, बाहर। तो ह्यूमन राइट्स यहाँ पर क्या होते हैं कि भाई हाउ बेसिकली पीपल इंटरैक्ट स्टेट के साथ, हाउ पीपल इंटरैक्ट विद द सोसाइटी। तो सिर्फ इनको लिख देना सफिशिएंट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि प्रैक्टिस कैसे होगी रियलिटी में। तो ह्यूमन राइट्स का ये डिस्कोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसका चाहे ओरिजिन आज की डेट में नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी में हो, उसका चाहे ओरिजिन नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी में हो, लेकिन वो एक बहुत ही कंटेस्टेड और एक डायनेमिक फील्ड है। कंटेस्टेड और डायनेमिक फील्ड इसलिए है क्योंकि वो एक सोशल और पॉलिटिकल लाइफ को एक्सप्लेन करता है। कैसे एक्सप्लेन करता है? क्योंकि आज वो बताता है कि कैसे सोसाइटी के अंदर एथिकल इम्परेटिव्स ऑपरेट करेंगे। एथिकल इम्परेटिव्स ऑपरेट करने का मतलब यहाँ पर ये है कि वो बताता है कि सोसाइटी में ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिस कैसे होंगे। तो उसका रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड कंडीशन में पावर, कल्चर, लॉ, इनके साथ क्या रिलेशनशिप होगा। तो वो ह्यूमन राइट्स का इफेक्टिवनेस डिपेंड किस पे करता है? इफेक्टिवनेस डिपेंड करता है सिर्फ इस पे नहीं कि वो कोडिफाइड कैसे हैं, बल्कि उसको एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, सिविक मोबिलाइजेशन, ये सब कैसे चला रहे हैं। तो ये जानने की आवश्यकता होती है। तो ह्यूमन राइट्स का गेम इज नॉट मियरली ओनली अबाउट व्हाट इज कॉल्ड एज कोडिफिकेशन ऑफ राइट्स। समझ रहे हो आप इस चीज को? हैना अरेंट ने इसीलिए ये बात बोली थी कि हैना अरेंट ने कहा था कि भाई जो पीपल हैं, दे कैन एंजॉय एनी राइट दे नीड, बट प्रोवाइडेड गवर्नमेंट्स फर्स्ट ट्रीट देम एज ह्यूमन बींग्स। और यही चीज के बारे में आपको याद होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर भी बोलते थे कि सिर्फ राइट्स दे देने से क्या फायदा अगर सोसाइटी में लोगों का सोशल रेवोल्यूशन के तहत वो राइट्स प्रैक्टिस नहीं हो पा रहे। पर कम से कम बाबा साहब ने ये कोशिश करी कि राइट्स को कोडिफाई तो कर दो कम से कम। अगर कोडिफाइड भी नहीं होंगे फिर तो राइट्स मिलने ही नहीं है। इसी तरीके से आप देखो कि जैक डॉनली ने क्या बोला। जैक डॉनली ने ये बोला कि जो ह्यूमन राइट्स हैं ये मॉरल टूल भी हैं और प्रैक्टिकल टूल भी हैं। तो ये मॉरल और प्रैक्टिकल टूल इसलिए हैं क्योंकि ये सिर्फ गुड बिहेवियर के बारे में बात नहीं करते। ये गुड बिहेवियर के साथ साथ ये भी बात करते हैं कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो एक्ट कैसे करेंगी, पुलिस बिहेव कैसे करेगी, कोर्ट्स लोगों को ट्रीट कैसे करेंगे, सिटीजन्स अपने आप को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे। तो दे आर नॉट फिक्स्ड,
जैक डॉनली कहता है कि दे ग्रो एज द सोसाइटी चेंजेस। दे ग्रो एज द सोसाइटी चेंजेस। लेकिन यहाँ पर फोकल्ट ने एक बहुत ही अलग एस्पेक्ट पे बात करी। फोकल्ट ने बोला कि भाई देखो, राइट्स जो हैं मैं उनको इस नज़रिए से देखता हूँ कि दे आर बेसिकली यूज्ड बाय द स्टेट टू डिसिप्लिन पीपल। सो इस कॉन्टेक्स्ट में दे मस्ट बी हैंडल्ड वेरी केयरफुली। क्योंकि यहाँ पर ये ना हो कि राइट्स को बेसिकली यूज करके डिसिप्लिन करने के चक्कर में आप लोगों के ऊपर सर्वेलेंस करना चालू कर दो। तो उसने यहाँ पर एक बिल्कुल राइट्स को जो है एक इमेंसिपेटरी फ्रेमवर्क के नज़रिए से देखने की कोशिश करी। क्योंकि उसके मुताबिक राइट्स जो हैं वो इस प्रकार से होने चाहिए कि बेसिकली आपको एक मॉडर्न और सबसे इम्पोर्टेंटली सेल्फ एक्सप्रेसिव लाइफ जीने में मदद करें। अगर राइट्स आपको एक मॉडर्न सेल्फ एक्सप्रेसिव लाइफ जीने में मदद नहीं कर रहे तो फोकल्ट कहता है कि फिर वो राइट्स इवेंचुअली जो है एक टूल ऑफ डिसिप्लिन से करते करते एक इवेंचुअली सर्वेलेंस का टूल बन जाएंगे। तो ये चीज़ जानने की बहुत इंपॉर्टेंट आवश्यकता है कि इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस के हिसाब से जो हमने डिस्कशन करी वो ये क्लियर है कि राइट्स जो हैं वो सिर्फ कोर्ट्स या गवर्नमेंट्स नहीं देती हैं। दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन व्हाट एवरीवन बेसिकली फील्स इज फेयर। इसी रीजन से आप देखो कि जब हम बात करते हैं रॉल्स की, जब हम बात करते हैं हैबरमास की, दोनों के दोनों लोग ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर डिस्कशन होना बहुत क्रूशल है। क्योंकि ये डिस्कशन ही डिसाइड करेगा कि व्हाट इज राइट। इस रीजन से आप देखो कि हैबरमास डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में भी यही बात बोलता है और रॉल्स भी पब्लिक रीजन के केस में भी यही बात बोलता है। रॉल्स ने जो शब्द यूज किया था पब्लिक रीजन, हैबरमास ने जो शब्द यूज किया था इस चीज को बोलने के लिए वो था डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पर समझने की आवश्यकता है, पहली बात। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, हम कहते हैं कि भाई दे आर कॉमन, एवरी पर्सन एनीवेयर शुड हैव इट। तो यहाँ पर आइडिया हो जाता है कि दे आर व्यूड एज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मीन्स ये है कि भाई आप कहीं पर भी अगर एक ह्यूमन हो तो ह्यूमन होने के नाते आपके पास सर्टन राइट्स हैं। लेकिन आज हर एक कल्चर के अंदर, हर एक कंट्री के अंदर कुछ आइडियाज ऐसे भी होते हैं जहां पर लोग राइट्स को अपने कल्चर के हिसाब से, अपने रिलीजन के हिसाब से, अपने हिस्ट्री के हिसाब से देखते हैं। इसको कहते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म। तो कल्चरल रिलेटिविज्म का मतलब ये है कि भाई हर एक कल्चर के अंदर अपने खुद के यूनिक वैल्यूज हैं, अपने खुद के यूनिक प्रैक्टिसेस हैं। वन साइज डज नॉट फिट ऑल, जो यूनिवर्सलिज्म बोलता है। इस रीजन से क्या होता है कि यहाँ पर अब डिबेट ये उठता है कि हमें ह्यूमन राइट्स को किस नजरिए से ऑब्जर्व करना चाहिए। तो यहाँ पर कल्चरल रिलेटिविज्म जो है, कल्चरल रिलेटिविज्म ये बोलता है कि भाई राइट्स आर बेसिकली व्हाट, दे आर बेसिकली कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। दे आर कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। इस रीजन से वो कहता है कि जो हमें ये यूनिवर्सलिस्ट मॉडल है, उस यूनिवर्सलिस्ट मॉडल के ऊपर हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक थॉट प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। क्योंकि नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज जो हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो वेस्टर्न सोसाइटीज के मॉरल रीजनिंग को ही एक्सेप्ट करें, पहली बात तो। और दूसरा, ज़रूरी नहीं है कि भाई जितनी भी आज की डेट में मल्टी कल्चरल सोसाइटीज़ हैं, वो सोसाइटीज़ आज की डेट में जो है वेस्टर्न कंट्रीज जो कि होमोजीनस सोसाइटीज़ हैं उनकी बात माने। कितनी आयरॉनिकल बात है।
सारी यूरोप की कंट्रीज आर होमोजीनस कंट्रीज। वो आज की डेट में ग्लोबल लेवल के एकेडमिक डिस्कोर्स को सेट करती हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज के मुताबिक डेवलपिंग वर्ल्ड को और पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज को कैसा होना चाहिए। जो होमोजीनस सोसाइटी है वो क्या इंडिया जैसी कंट्री की हेट्रोजेनिटी को कभी समझ पाएगी? कभी नहीं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या है, जैक डॉनली जो है वो ये बात बोलता है, वो कहता है कि यूनिवर्सल होते हैं ह्यूमन राइट्स, बट उनका जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन आज की डेट में हर एक कल्चर में यूनिक होता है। इस रीजन से जैक डॉनली ने ये बात बोली कि हमें ह्यूमन राइट्स को रिलेटिव यूनिवर्सैलिटी के नजरिए से देखने की आवश्यकता है। रिलेटिव यूनिवर्सैलिटी कि हर कल्चर के अंदर उसका एक्सप्रेशन अलग होगा ही होगा। अब्दुल्ला इनाम ने क्या बोला यहीं पर उसी कॉन्टेक्स्ट में, अब्दुल्ला इनाम जो है उसने ये बात बोली कि भाई वेस्टर्न सिस्टम्स को कॉपी मत करो। आज आप ये देखो कि जो लोकल रिलीजन्स हैं, आज आप देखो कि जो लोकल कल्चरल वैल्यूज हैं, ये लोकल रिलीजन और कल्चरल वैल्यूज आज की डेट में ह्यूमन राइट्स को उन कल्चर्स में कैसे लोकेट करते हैं। तो जब आप ह्यूमन राइट्स को यहाँ पर लोकेट कर पाओगे तब आप समझोगे कि क्या फर्क है। मार्था नुसबॉम ने भी इसी प्रकार की चर्चा करी। मार्था नुसबॉम ने ये बात बोली कि भाई देखो ऐसा है, ह्यूमंस की जो कैपेबिलिटीज हैं हमें उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्योंकि ह्यूमन राइट से ज्यादा क्या है कि किसी व्यक्ति की एबिलिटी टू लिव एक डिग्निफाइड लाइफ वो ज्यादा मैटर करती है। किसी व्यक्ति की एबिलिटी टू एक्सप्रेस वो ज्यादा मैटर करती है रादर देन इस डिबेट की कि कल्चर क्या है, कल्चर के हिसाब से क्या है ये सब चीज। क्योंकि मार्था नुसबॉम कहती है कि देखो जब आप कल्चर का कवर लेते हो ना तो आप एक कल्चर के अंदर सारे डाइवर्स ह्यूमंस को सबस्यूम कर देते हो। जैसे कि आज की डेट में बीजेपी को ये लगता है कि दे आर द वॉइस फॉर ऑल द हिंदूज। ऑल द हिंदूज नॉट नेसेसरली ओनली वोट फॉर द बीजेपी, but BJP presumes that because we are a Hindutva party, so therefore we have the right to speak on behalf of every Hindu. तो मार्था नुसबॉम कह रही है कि बस एवरी हिंदू इज डिफरेंट, लेट देम डिफाइन देयर पॉलिटिकल प्रेफरेंस देयर वे। उनकी एबिलिटी टू एक्सप्रेशन अलग है, आप उसको फोकस करो। आपने कोई ठेका नहीं ले रखा हिंदू धर्म के ऊपर कि भाई आपके पास एक ट्रेडमार्क है जो आपको किसी प्रभु ने जो है बेस्टो किया है। प्रभु ने तो किया नहीं, लेकिन ये जो बखंडी बाबा है इन्होंने पाल रखे हैं, शायद उन्होंने जरूर बेस्टो कर दिया होगा वो इकोसिस्टम ने। सो यहाँ पर मार्था नुसबॉम भी राइट्स के लेकर उसी कॉन्टेक्स्ट में बोल रही है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम बात करें क्लिफोर्ड की, तो क्लिफोर्ड गिर्ड्स क्या बोलती है? क्लिफोर्ड गिर्ड्स बोलती है सबसे इंपॉर्टेंटली कि हर कल्चर के अंदर अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, और जब तक आप राइट्स को इन स्टैंडर्ड्स के नज़रिए से ऑब्जर्व नहीं करोगे तब तक क्या होगा कि आप कल्चरल हार्मनी नहीं ला पाओगे। तो कल्चरल हार्मनी लाने के लिए आपको राइट्स को उन स्टैंडर्ड्स के नज़रिए से देखने की आवश्यकता है। ये चीज़ वो बोलती है। ठीक है, पहली बात। लेकिन अब आप देखो जब हम बात करते हैं मल्टीकल्चरलिज्म की, मल्टीकल्चरलिज्म में हम कहते हैं कि सोसाइटी जो है वो अलग अलग प्रकार के डाइवर्स कल्चर्स, रिलीजन्स, एथनिक ग्रुप्स को लेकर बनी है। हर ग्रुप के अंदर अपने राइट्स हैं, उनके पास टू मेंटेन आइडेंटिटी, अपने राइट्स हैं टू सेव देयर ओन वे ऑफ लाइफ। तो वो कहते हैं कि भाई राइट्स को हमें इस नज़रिए से देखना है कि यहाँ पर एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी में अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स की चर्चा करोगे तो ये प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी में भाई ट्राइबल लोग भी रहते हैं। ट्राइबल लोग के अपने लैंग्वेज को लेकर और अपने कस्टम्स को लेकर अपने राइट्स हैं। तो उनको यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के बजाय ग्रुप राइट्स चाहिए।
उनको यहाँ पर इंडिविजुअल राइट्स के बजाय ग्रुप राइट्स चाहिए। सिमिलरली जैसे माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटीज के पास अपने रिलीजन्स हैं, अपने रिलीजियस बिलीफ्स हैं, तो उनको यहाँ पर अपने रिचुअल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए राइट्स चाहिए ओवर सिर्फ इंडिविजुअल राइट्स। तो मल्टी कल्चरलिज्म का यहाँ पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, मल्टी कल्चरलिज्म का क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि भाई एक सोसाइटी में जहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स रहते हैं, तो ये डिफरेंट ग्रुप्स आज की डेट में किस तरीके से रिस्पेक्ट करके इक्वालिटी के तहत अपनी यूनिक आइडेंटिटीज को भी प्रोटेक्ट करें, यूनिक आइडेंटिटीज के साथ साथ जो है ग्रुप आइडेंटिटीज को भी प्रोटेक्ट करें। तो ये यहाँ पर ट्राई करते हैं फोकस करने का। तो इसके लिए वो कहते हैं कि गिविंग एवरी वन सेम राइट विल नॉट बी द राइट थिंग। क्योंकि अगर एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी में आप सबको सेम राइट्स दे दोगे तो यहाँ पर उसकी वजह से फेयरनेस क्रिएट नहीं होगी। क्योंकि फेयरनेस इंश्योर करने के लिए एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी में आपको उस ग्रुप को भी ऑब्जर्व करना है, उस ग्रुप को देखकर स्पेशल या एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी देनी है। भाई अब अगर एक सोसाइटी में शेड्यूल कास्ट को और ब्राह्मण को सेम राइट्स दे दिए जाएं, तो बाबा साहब अम्बेडकर के मुताबिक तो बस वो यूटिलिटी उसकी कोई है ही नहीं। क्योंकि एक शेड्यूल कास्ट व्यक्ति जो है उसके ऊपर जिस प्रकार का अत्याचार होगा, उस अत्याचार को आज की डेट में एक ब्राह्मण तो कभी समझ ही नहीं पाएगा। वो तो प्रिविलेज्ड कम्युनिटी है भाई, ब्रह्मा के मुंह से निकले हुए हैं। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी नीड सम एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस, स्पेशल प्रोटेक्शन। तो ये चीज के बारे में बोलते हुए हम कहते हैं कि वी नीड व्हाट इज कॉल्ड एज ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स। एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी में ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स जो है वो ग्रुप के नीड्स को, उनकी वल्नरेबिलिटीज को, उनके एस्पिरेशंस को प्रोटेक्ट करेगा। और ये प्रोटेक्ट करने से क्या होगा, एक इंक्लूसिव प्लूरलिज्म आएगा। इंक्लूसिव प्लूरलिज्म इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट इज कॉल्ड एज फोर्स्ड एसिमिलेशन। फोर्स्ड एसिमिलेशन, इस रीजन से आप देखो कि चार्ल्स टेलर ने ये बात बोली यहाँ पर, कि चार्ल्स टेलर ने कहा कि भाई आइडेंटिटी का एफर्मेशन जो है वो आज की डेट में सबसे क्रूशल है। क्योंकि उसने कहा कि आइडेंटिटी का एफर्मेशन जो है जब तक वो कोर कंपोनेंट ऑफ जस्टिस नहीं बनेगा तब तक चीज आगे नहीं बढ़ेगी। तो कोर कंपोनेंट ऑफ जस्टिस क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए आइडेंटिटी का एफर्मेशन। इसी रीजन से आप देखिए कि बिक्कू पारेख जो है, बिक्कू पारेख ने ये बात बोली कि भाई कोई भी कल्चर जो है वो परफेक्ट नहीं होता, वो कंप्लीट नहीं होता अपने में। हर कल्चर को दूसरे कल्चर से सीखने की आवश्यकता है। और ये तभी हो पाएगा जब गवर्नमेंट्स हर एक यूनिक कल्चरल एलिमेंट को प्रोटेक्शन देगी, स्पेस देगी, फ्लेक्सिबिलिटी देगी। इससे क्या होगा कि डायलॉग प्रमोट होगा, डिफरेंसेस जो हैं वो दूर होंगे। पर डिफरेंसेस दूर कैसे होंगे, वो तो तभी होंगे ना जब आप ये चीज को करोगे। आज की डेट में क्या हो रहा है, अर्बन एरियाज में आप मुसलमान हो, तो मुसलमान होने की वजह से आपको जो है किराए पे घर नहीं मिलेगा जी, हम मुसलमानों को किराए का घर नहीं देते। ये माइंडसेट से हम लोग आज की डेट में एज अ सोसाइटी प्रोग्रेस कर रहे हैं। विश्व गुरु बनना है जी हमें। विल किमली का, उसने कहा कि भाई ग्रुप स्पेसिफिक राइट्स बहुत क्रूशल हैं। देखो, ग्रुप स्पेसिफिक राइट्स इसलिए क्रूशल हैं, वो भी खास करके माइनॉरिटीज के लिए, क्योंकि ये लोग हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड हैं। तो इन लोगों को एक्स्ट्रा राइट्स देने की आवश्यकता है। क्योंकि अदरवाइज ये एक अनफेयर सिस्टम होगा एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी में।
तो मल्टीकल्चरल सोसाइटी में जब तक ये चीज़ नहीं होगी तब तक यहाँ पर चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। इस रीज़न से देखो कि ब्रायन बेरी जो था उसने भी कुछ इसी प्रकार की बात करी। ब्रायन बेरी ने ये बात बोली कि मल्टीकल्चरलिज्म जो है ना, वो नेशनल यूनिटी को वीकन कर देगा। अगर वहां पर कुछ ऐसी कल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं वो सिर्फ इस रीजन से कंटिन्यू की जा रही हैं कि वो हमारे कल्चर का पार्ट है, तो वो कहता है कि यहाँ पर इस रीजन से हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि भाई लॉ इज सुप्रीम, नॉट कल्चर इज सुप्रीम। बहुत बड़ी बात है और बड़ा मतलब डिबेटेबल सा पॉइंट भी है, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री में ये कैसे होगा। यहाँ तो कल्चर इज सुप्रीम देन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, एंड कल्चर इज सुप्रीम देन एनी अथॉरिटी ऑल्सो। पर ब्रायन बेरी ने जो डिबेट चालू की है वो इंडिया के केस में अगर आएगा तो खैर यहाँ पर तो डिबेट ही डिबेट चलता रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ये चीज है। लेकिन अगर हम बात करें राइट्स की, तो जैसा हमने बोला, यहाँ पर अब हमें एक चीज और भी समझनी है कि रोनाल्ड डॉर्किन जो है वो क्या बोलता है। वो कहता है कि भाई राइट्स जो होते हैं दे आर लाइक ट्रम्प्स इन अ कार्ड गेम। डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं हो रही है, ट्रम्प पत्ते की बात हो रही है कि भाई दे बेसिकली बीट ऑर्डिनरी पॉलिसीज और मेजोरिटेरियन डिसीजंस। यानी कि वो ये कहने की कोशिश ये कर रहा है कि अगर कुछ लोग वोट करते हैं कुछ स्पेसिफिक डिसीजन को लेकर, और अगर वो किसी के राइट्स को वायलेट करता है, तो सच अ वोटिंग शुड ओनली बी नॉट अलाउड। राइट्स के नाम पर आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमने ये चीज की है तो हम ऐसा ही होने देंगे। ये चीज जानने की आवश्यकता है। तो इस नजरिए से डॉर्किन ने यहाँ पर देखने की कोशिश करी। तो डॉर्किन का यहाँ पर आइडिया बिल्कुल क्लियर था कि बस राइट्स जो हैं हमें उनको इस नजरिए से देखना है कि दे मस्ट प्रोटेक्ट इंडिविजुअल डिग्निटी, इंश्योर इक्वालिटी एट ऑल कॉस्ट्स, एंड दे मस्ट कंस्ट्रेन यूटिलिटेरियन पॉलिसीज। कि जस्ट बिकॉज वोट करके एक पॉलिसी को हमने बेनिफिट दे दिया कि अब यही चीज होगी और उसकी वजह से राइट्स अगर किसी ग्रुप के कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं तो ये गलत है। तो उसने क्या बोला कि भाई एक डेमोक्रेसी में राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड, दे मस्ट नॉट बिकम टूल्स ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। एथिक्स जिन्होंने पढ़ा है क्लास में वो जानते हैं यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है। तो हम नहीं उसको एक्सप्लेन और इलेबोरेट कर रहे। सिमिलरली यहाँ पर माइकल सैंडल क्या बोलता है देखो। उसने कहा कि भाई यहाँ पर अगर हम बहुत ज़्यादा राइट्स पे फोकस करेंगे ना तो हम फैमिली को निग्लेक्ट कर देंगे, कल्चर को निग्लेक्ट कर देंगे और ट्रेडिशन को निग्लेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि जब भी राइट्स की बात होती है वो सारा डिबेट जो है वो इवेंचुअली इंडिविजुअल पे आ जाता है। पर इंडिविजुअल सिर्फ एक अकेला व्यक्ति नहीं है सोसाइटी में। सोसाइटी में फैमिली भी होती है, ट्रेडिशंस भी होते हैं, कल्चर भी होता है। सो दे ऑल्सो अफेक्ट आवर राइट्स। तो वो कहता है कि राइट्स को अगर समझना है तो आपको एक बड़ा पर्सपेक्टिव लेके समझना पड़ेगा। बड़ा पर्सपेक्टिव इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहाँ पर आपको अदर एलिमेंट्स जो राइट्स को अफेक्ट कर रहे हैं उनको भी देखने की आवश्यकता है। तो इस नज़रिए से हमें राइट्स के पूरे डिबेट को यहाँ पर ऑब्जर्व करना है, और ये है पूरा डिबेट राइट्स का।